हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। अगर हम स्टैटिस्टिकली और डेटा के हिसाब से देश में महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे घरेलू हिंसा के बारे में बात करें तो दो पहलू सामने आएंगे। पहले पहलू के बारे में अगर बात करें तो देश में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। मतलब कॉन्स्टेंटली आए दिन खबर आती है कि ऐसा मामला हुआ, वैसा वाकया हुआ। इनफैक्ट आज की तारीख तक भी महिलाओं को जलाया जाता है दहेज के नाम पर। ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसके बारे में कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। कैसे इसे खत्म किया जा सकता है, दहेज प्रथा को, घरेलू हिंसा के मामले को, वगैरह वगैरह, इस पे कंप्लीटली वर्क होना चाहिए, नो डिनाइंग दैट। लेकिन एक दूसरा पहलू भी एग्जिस्ट करता है, उसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और वो है फेक केसेस जो करने वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ है घरेलू हिंसा के मामलों में, या इस प्रकार के जो इन लॉज के ऊपर और हस्बैंड के ऊपर झूठे मामले होते हैं उसके बारे में, तो वो भी नंबर्स बढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस रीस्टोर करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग यहाँ पे विक्टिम को जस्टिस भी इंश्योर करवा सकें, कि जिसने सफर किया है, जिसके साथ में एक्चुअली ऐसा मामला हुआ है, उसे इंसाफ मिल सके। वहीं पे एक और ऐसा चीज है कि जो बेकसूर व्यक्ति है वो फंसे नहीं, या उसका जीवन बर्बाद ना हो जेल में जाकर या सोशली स्टिग्मेटाइज होकर। और इसी चीज के ऊपर एक तरीके से कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई है, और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग गाइडलाइंस रहने वाली है भविष्य में। जो भी 498 के केसेस होने वाले हैं उन सभी के लिए। तो केस के बारे में अगर बात करें तो नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, और यहाँ पे बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई एंड जस्टिस एजी मासी की। 498 एम है कि आप अरेस्ट हो ही नहीं पाएगा। इससे रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई है और काफी सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर किया है और इसकी गाइडलाइंस को ही एंडोर्स किया है कि गाइडलाइंस सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में अप्लाई हो। इलाहाबाद का ये हाई कोर्ट का ये जजमेंट है 2022 में आया था, और केस का नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग 498 के केसेस में कैसे अरेस्ट हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन गाइडलाइंस को हमें पूरे देश में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी अरेस्ट 498 के केसेस में 2 मंथ्स तक तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो, जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो आपको ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के साथ में अंडरस्टैंड करना है कि वो मामले जहां पे प्राइमा फेसी 498 ए का मामला नहीं बन रहा है, मतलब जहां पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में चीजें नहीं समझ में आ रही है, प्राइमा फेसी समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे अरेस्ट नहीं हो सकता है। 2 महीने तक तो होगा ही नहीं। 2 महीने का रहेगा कूलिंग पीरियड, और उस कूलिंग पीरियड में इस मामले को भेजा जाएगा फैमिली वेलफेयर कमिटी के पास में, जहां पे मामले की समझौता करने की कोशिश की जाएगी, सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी, ये सारी कोशिशें की जाएंगी। अगर हम थोड़ी सी और गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी अरेस्ट 2 महीने तक तो होना ही नहीं है। 2 महीने का पूरा कूलिंग पीरियड है, जहां पे कोशिश की जा रही है कि फैमिली जो है यहाँ पे सस्टेन कर सके, शादी बच सके। फैमिली यूनिट को हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि इंटैक्ट रहे। 2 महीने के लिए क्या होगा, तो कूलिंग पीरियड के टाइम पर आप फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास में मामले को भेजोगे। यहाँ पे एक यंग मीडिएटर होगा, और भी लोग होंगे जो कि प्रोफेशनल है चीजों को सुलझाने और रिजोल्व करवाने के मामलों में, और उनके द्वारा कपल को बिठा के कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे मैरिज बच सके, मीडिएशन हो सके, संभव हो सके। हालांकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि केवल वो मामले जहां पे 10 साल से कम की सजा है उन मामलों में समझौते की कोशिश की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा मामला आ रहा है जहां आप इमेजिन कीजिए जहां पे महिला को बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर, मतलब वो मौत के मुंह से बचते बचते आई है, तो वहां पे आप जबरदस्ती में समझौता करवाने की कोशिश के चक्कर में उसको और ट्रॉमा इंड्यूस नहीं करोगे। तो यहाँ पे कुल मिला के ये समझ में आता है कि वो मामले जहां पे 10 साल से कम की सजा है वहां पे सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। देखो, कॉम्प्रोमाइज का रीजन ये नहीं होता सिर्फ कि आप शादी बचाना चाहते हो। ये मैंने आपको बताया कि शादी बचाने की कोशिश एक प्राइमरीली की जा रही है, लेकिन अगर आप अलग भी होना चाहते हो, सेपरेट भी होना चाहते हो, तो आप एमिकेबली हो जाए। जबरदस्ती में कोर्ट कचहरी में 11 साल 20 साल आपके वेस्ट ना हो। तो कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो फैमिली वेलफेयर कमिटी के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा शादी को बचाकर ही आएंगे। कोशिश वही रहती है, प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव वही रहता है। लेकिन अगर वो संभव नहीं होता है तो आप सेटलमेंट पे भी रीच कर सकते हो। सेटलमेंट करते वक्त बहुत सारी चीजें आती है, प्रॉपर्टी की बातें सामने आती हैं, किसने कितना एक्सपेंडिचर किया है शादी में, वो सारी बातें सामने आती है। कितना गहना किसके पास है, ये सब बातें आती है। तो उसको भी हम एमिकेबली सॉल्व कर सकते हैं या मीडिएशन के माध्यम से वो चीजें इंश्योर की जाएगी। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मिनिमम एक फैमिली वेलफेयर कमेटी तो होनी चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी पॉपुलेशन है, कितने मामले आ रहे हैं, इन सारी चीजों के बेसिस पर। इसके अलावा भी गाइडलाइंस में कुछ चीजें बताई गई जो कि एक तरीके से इंश्योर कर रही है कि 498 का कैसा मिसयूज ना हो। अब यहाँ पे अगेन आई विल कम बैक कि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर हम यहाँ पे अरेस्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मामले होते हैं जहाँ पे इमीडिएट अरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मौका ए वारदात की बात करें, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर उसी टाइम पर पहुंचता है जहाँ पे लड़की ऑलरेडी लहूलुहान है या बहुत इसको चोट लग रखी है, एंड इट इज क्लियरली विजिबल दैट द पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, एंड पड़ोसी वगैरह भी सब इस चीज को बैक कर रहे हैं, तो वहां पे इमीडिएट अरेस्ट हो सकता है। इवन उन मामलों में भी इमीडिएट अरेस्ट हो सकता है जहाँ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद में या प्राइमा फेसी देखने के बाद में बहुत ही संगीन अपराध नजर आ रहा है। लेकिन आमतौर पे वो मामले जहाँ पे इतने सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जहाँ पे आमतौर पे कोई ये डिवोर्स की पिटीशन चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है, उस दौरान महिला ने केस कर दिया है, इन मामलों में इतना इजीली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस केस में हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइफ है उन्हें कहा है कि आपको एक अनकंडीशनल अपॉलजी यहाँ पे इशू करनी पड़ेगी अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट के फेवर में। थोड़ा सा इसके लिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक केवल गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड किया और ये गाइडलाइंस आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर केस की फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे वाइफ जो है आईपीएस ऑफिसर है और उन्होंने अपनी आईपीएस ऑफिसर होने का एक तरीके से अब्यूज किया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जहां पर हस्बैंड 109 दिन तक जेल में रहे और यहाँ पे जो फादर इन लॉ है वो 103 दिन तक जेल में रहे। यहाँ पे एलिगेशंस वाइफ के द्वारा लगाए गए थे 498 ए का मामला, घरेलू हिंसा का मामला, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला, और अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट रेप का मामला भी किया गया था कि इन्होंने मेरे साथ में रेप किया। अब ये सब अपराध हुए या नहीं हुए, वी डोंट नो दैट येट, बट एक चीज क्लियर ये हुई कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट के थ्रू कुछ पता नहीं चल पा रहा था, स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था, पर उसके बावजूद भी अरेस्ट हुआ और इतने दिनों तक ये जेल में रहे। और उसके कारण था कि वाइफ आईपीएस ऑफिसर थी और उनके पास पावर थी कि वो इस तरीके से पुलिस को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, जो कि किया भी गया। तो इसी वजह से, क्योंकि आपने ये अपनी पावर का इस तरीके से इस्तेमाल किया, तो आपको एक अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि कोर्ट में आके कोई माफी देनी है या बस बोलना है सॉरी, ये आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है अपना अनकंडीशनल अपॉलजी। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि मेन स्ट्रीम है, एक हिंदी न्यूज़पेपर जो कि मेन स्ट्रीम है, और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है तो वहां पे भी आप एक अनकंडीशनल सॉरी इशू करोगे, पब्लिश करोगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस केस में, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर आपने मिसयूज किया है अपने पावर का। यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स मिसिंग है। एक और चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई है और यहाँ पे बैलेंस रीस्टोर होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि हस्बैंड इस अपॉलजी का, हस्बैंड या फिर इन लॉज, ये जो अपॉलजी महिला के द्वारा दी जा रही है उसको यूज नहीं कर सकते हैं, कांट यूज एज एन एविडेंस to institute case of malicious prosecution। थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की सजा मिलती है जब आप किसी के भी अगेंस्ट झूठा केस करते हो, उसे झूठे केस में फ्रेम करते हो। तो यहाँ पे क्यों हस्बैंड को कहा जा रहा है कि नहीं, आप इसका इस्तेमाल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि इनके अगेंस्ट इस तरीके का मामला नहीं कर सकते कि तुमने मेरे ऊपर फेक केस किया, अब तुम जेल में जाओगी। इसका इस्तेमाल एविडेंस के रूप में नहीं किया जाता था। अगर आपको ये मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करना है वाइफ के अगेंस्ट तो दूसरे एविडेंसेस लेकर आओ, पर इस अपॉलजी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर आप ये करोगे तो ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर जाएगा और आपके अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाएगा। तो क्यों मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में ये अपॉलजी इस्तेमाल नहीं कर सकते? अपॉलजी आपसे करवाई जा रही है कि आपने आईपीएस ऑफिसर की पोजीशन का मिसयूज करते हुए इनको जेल में डाला है। अभी भी डोंट नो कि यहाँ पे हस्बैंड या इन-लॉज के द्वारा ऑफेंस कमिट हुआ था या नहीं हुआ था, अभी हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे, तो इस वजह से अक्विटल हो सकता है। पर ऐसे एविडेंसेस भी नहीं थे जो कि ये प्रूव कर रहे हैं कि महिला ने झूठा केस किया है। तो अगर हस्बैंड को ये प्रूव करना है कि मेरी वाइफ ने मेरे अगेंस्ट झूठा केस किया है, तो आपको दूसरे एविडेंसेस सबमिट करने पड़ेंगे, दूसरे तरीके से ये चीज स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अगर आप केवल ये अपॉलजी जो कि कोर्ट ने बोला है उसी को इस्तेमाल करोगे तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा और इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि केस रियल केस हो, वी डोंट नो दैट येट एटलीस्ट, क्योंकि वी डोंट हैव सफिशिएंट एविडेंसेस अभी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे माफी मंगवाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे महिला के द्वारा मिसयूज ऑफ पावर किया गया अपनी पोजीशन का। इसके अलावा गाइडलाइंस इसलिए इशू की गई है क्योंकि यहाँ पे अक्सर देखा जाता है 498 के मामलों में कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं होता और अरेस्ट हो जाता है इस प्रकार की चीजों में। तो इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। अगर हम लोग लीगल एस्पेक्ट में एंटर करें क्या क्या सेक्शंस रेलेवेंट है, तो यहाँ पे 498 ए का सेक्शन, 307 का सेक्शन आईपीसी का जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके आर्टिकल 142 भी पिक्चर में आता है क्योंकि 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी गाइडलाइंस दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को एंडोर्स किया है। तो ये भी अपने आप में इनहेरेंट पावर्स और सुप्रीम कोर्ट को भी आप रेफर कर सकते हो इस केस को इन टोटलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है उन्हें शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।